तो अब हम सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं और हम इसको पढ़ते क्यों हैं। देखो बच्चों, जब हम छोटी क्लास में थे तो हम पढ़ते थे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चे? गुड, जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास इजीली नहीं होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर्स। जैसे मान लो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इधर देखो बच्चे, तो हमने देखा है बच्चे मेटल मोस्टली क्या होते हैं? मेटल कैसे होते हैं? मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। तो ठीक है बच्चे, हमने दो ही डिवीजन पढ़ी है अभी तक, जो अभी तक पढ़ाई की है उसमें हमने कंडक्टर्स पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है। क्या बच्चे कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, या कंडक्टर का यूज और इंसुलेटर का यूज नहीं होता है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये बच्चा ऋषि, इसकी जैसे दीपावली का टाइम आ रहा है तो घर में लड़ियां लगा रहा है। तो लड़ियां जो लड़ी बेसिकली क्या होती है, मतलब बल्ब होते हैं और लाइटनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें जो वायर्स है जिससे बल्ब कनेक्टेड है वो कंडक्टिंग वायर होगी ताकि करंट फ्लो करे, ठीक है। बट इसने चप्पल पैर में अपनी सेफ्टी के लिए कैसी पहनी होगी? इंसुलेटिंग नेचर की, ताकि इसको शॉक ना लग जाए। और मान लो इसको शॉक लग जाता है तो उसकी मम्मी इसको लकड़ी के डंडे से मार मार के इसको हटाएगी ताकि इसको शॉक जो लगा हुआ है वो हटे। वो लकड़ी के डंडे से इसलिए मारेंगी क्योंकि लकड़ी का डंडा कैसा होता है? इंसुलेटर्स होता है। तो देखो अच्छा, ऐसा है कि हर चीज का अपना अपना यूज है। कंडक्टर अपने काम आता है और इंसुलेटर अपने काम आता है। तो अगर इसको लकड़ी की डंडे की जगह लोहे के डंडे से मारा जाता तो क्या होगा? जो इसको मारेगा उसको भी करंट लग जाएगा। तो देखो अच्छे, ऐसा ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बट एक्चुअली क्या है, कंडक्टर का अपना यूज होता है और इंसुलेटर का अपना यूज होता है। बट कहानी ये आती है कि आखिर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये सेमीकंडक्टर कहाँ से आ गया और ये क्या चीज है। देखो अच्छे, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ते हैं छोटी क्लास तक। बट अब हम देखते हैं कि हम मेटलॉइड्स भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चे? मेटलॉइड्स। कोई बच्चा बताएगा मेटलॉइड्स क्या होते हैं? कोई बच्चा इंफॉर्मेशन देगा क्या होते हैं मेटलॉइड्स? देखो जो जो दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, उन दोनों के बीच में होते हैं, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहां पर भी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर्स, और इनके बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो आप लोग बच्चे, कोई बच्चा मुझे बताओ नाम साहब को क्या लगता है सेमीकंडक्टर क्या चीज होती होगी, क्या होते होंगे? दोनों का मिक्सचर नहीं बच्चे, मतलब कंडक्शन से कंडक्टिविटी थोड़ी कम हो और इंसुलेटर से कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा हो, दोनों के मिड में हो। अब एक्चुअली क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर आपस में एक्चुअली क्या होता है कि हमने ये मेंशन कर दिया कि इसकी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बारे में, बट इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो अपने नोट्स पे आते हैं बच्चे, और नोट्स में क्या है कि इनकी प्रॉपर वैल्यूज दे रखी है कि क्या क्या रेंज में इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एग्जिस्ट करती है। तो बच्चे आपको लिखना है तो लिख लो, बट मैं सीधे सीधे नोट से वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या होती है। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चे, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -2 टू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये याद करना जरूरी है। देखो यार, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, भाई जितना अगर लर्न हो सकता है कर लो, नहीं होता तो छोड़ दो। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया फिर भी रख सकते हो। तो अब यहाँ देख सकते हो बच्चे, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इस रेंज में लाई करती है, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इस रेंज में होती है, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8 होती है। खैर इसको याद करने की जरूरत नहीं, कोई एक याद कर लो। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला बच्चे, कोई सा भी एक याद कर लो, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दूसरा उसकी रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मतलब कि सीधे सीधे पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। देखो बच्चे, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर। आप लोगों ने शायद
ठीक है। तो आप लोगों ने मे भी शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट नहीं पढ़ा तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक चीज़ आपको बता दें, जैसे मान लो आपको अगर जैसे कंडक्टिविटी इससे ये निकालना है, देखो इससे ये निकालना है, रेसिप्रोकल है, तो इसकी यूनिट की रेसिप्रोकल इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो इसकी यूनिट अगर ओम मीटर है तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम का जो इनवर्स होता है उसको कई बार महो भी कहते हैं, MHO, महो मीटर -1, या इसको सीमेंस की फॉर्म में S-1 ये लिखते हैं बच्चे। थोड़ा सा अगर आपने मे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी आप लोगों ने? चलो बच्चे कोई नहीं, इधर देखो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या वैल्यूज होती हैं, इधर S लिख दो बच्चे, हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेमी कंडक्टर्स, देखो बच्चे ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू होती है 10⁻⁵ to 10⁻⁶ ओम मीटर, और कंडक्टिविटी होती है 10⁵ to 10⁻⁻⁶ सीमेंस पर मीटर, और इंसुलेटर्स की हो जाएंगी कंडक्टिविटी तो अच्छा, हमने ये सिर्फ देख के लिख दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इनके बीच में डिविजन्स होते हैं, क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होती है, डिफर होती है। तो बच्चे अगर हम बात करें कंडक्टर का अपना यूज़ है, इंसुलेटर का अपना यूज़ है, सेमीकंडक्टर में ऐसी क्या खास बात है जो उसको आजकल बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और सेमीकंडक्टर का चैप्टर का नाम ही है सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पूरा नाम इसका अगर पढ़ें तो ऐसा आता है। ऐसा क्या खास बात हुई कि सेमीकंडक्टर को हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी खास क्यों है? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या था कि पहले सेमीकंडक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, और हम लोग के पास कोई खास डिवाइस थे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खासकर नहीं हुआ करते थे। फिर एक टाइम आया बहुत कम दौर में, आज से 20-30 साल में ही हमने बहुत सारे बदलाव देखे, और आप लोगों ने भी अपने टाइम में इतने सारे बदलाव देखे जा रहे हो, हर साल जल्दी बदलाव देख रहे हो। अब ये सब बदलाव किस वजह से पॉसिबल हुए, इसका सीधा कारण है सेमीकंडक्टर्स। अब आपको बताएंगे कैसे। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन जो पॉसिबल हुआ है वो सेमीकंडक्टर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, हमारी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो सब जो पॉसिबल हुआ है वो सेमीकंडक्टर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। ऐसी क्या खास बात है सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टर्स में नहीं है? ऐसा कंडक्टर पूछेगा, ऐसा क्या खास है इसमें जो मुझ में नहीं है? ठीक है अच्छे, तो ऐसा क्या खास है सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टर्स में नहीं है या फिर इंसुलेटर्स में नहीं है? अब देखो अच्छे, खास बात यह है कि सेमीकंडक्टर की जब स्टडी की गई तो मीडियम प्रॉपर्टी शो करता था, बट उसमें कुछ ऐसे फीचर्स या उसके कुछ ऐसे उसके बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई जिसमें चार्ज का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता था प्रॉपर तरीके से। चार्ज के फ्लो को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था अपने हिसाब से, मतलब हम अपने हिसाब से इनपुट देते थे तो हमें अपने हिसाब से आउटपुट्स मिलते थे। ऐसे यूनिक फीचर हमें मिले। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन या फिर जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो कैलकुलेशंस पे काम करते हैं। हम इनपुट फीड करते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनपुट और आउटपुट का जो सारा का सारा सिलसिला है ये कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज़ करके नहीं कर सकते, बट एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे में कंडक्टर्स और इंसुलेटर से मिलके जो डिवाइस बने होते हैं, कैलकुलेशन के काम आते हैं, वो बहुत बल्कियर होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ खास ऐसी बात निकली कि उसके बेसिस पे जो डिवाइस हमें मिले जो कैलकुलेशन में यूज़ आते हैं बहुत छोटे और माइन्यूट थे। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पहले सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से ही बना था। सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर सबसे बड़ा था, बहुत बड़ा था। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, चार्ल्स बेबेज ने बनवाया था, और वो फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था ऐसे कहते हैं, और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस के काम आता था, या जो भी ऐसे कुछ चीज़ें सुनी हमने। बट एक्चुअली क्या है बच्चे, जब सेमीकंडक्टर आया तो चीज़ें बदलती गई, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि चार्ज के फ्लो को हम अपनी मर्जी से चलाते हैं और अपनी मर्जी से उसको कैलकुलेशंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें हम उससे ऑब्टेन करते हैं।
और उस सेमीकंडक्टर चिप को प्रोग्राम करके हम अपने हिसाब से गेम डिज़ाइन करते हैं, अपने हिसाब से सारे फीचर डिज़ाइन करते हैं, अपने हिसाब से यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। तो ये कहानी जैसे ही सेमीकंडक्टर पे आई और सारी की सारी दुनिया ही बदल गई। तो ये बात है सेमीकंडक्टर में। तो आप अब कहोगे इसका मतलब सर जितने भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो टीवी के रिमोट, कैलकुलेटर वगैरह हैं, ये सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। बिल्कुल बच्चे, इनके अंदर जो भी कैलकुलेटिव एलिमेंट्स हैं, कैलकुलेटिव एलिमेंट्स, समझ रहे बच्चे? ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सारे एलिमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर के ही हैं। इसमें जो कैलकुलेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब एक मोबाइल फ़ोन की चिप में बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं, कंडक्टर भी लगा होगा, इंसुलेटर भी लगा होगा। ऐसा नहीं कि एक चीज़ से बन जाएगा, बट कैलकुलेशन में जो मोस्ट पोर्शन जो काम आता है, जो मोस्टली चीज़ें काम आती हैं, वो सेमीकंडक्टर की हेल्प से बनाई जाती है। देखो अच्छे, अब एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो चिप होती है मोबाइल फ़ोन की, उसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर भरा होता है। कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है, मेटल्स, प्रीशियस मेटल भी होते हैं, गोल्ड भी लगा होता है, सिल्वर भी लगा होता है, हर चीज़ होती है उसके अंदर। बट सेमीकंडक्टर की वजह से ही कैलकुलेशंस पॉसिबल हो पाई। अब आप कहोगे कैसे हो पाई, कैसे हो पाई? देखो अच्छा, हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका मतलब है नहीं डिस्कशन, थोड़ा बेसिक आइडिया दे रखा है कि कैसे आखिर बेसिक यूनिट ऑफ कैलकुलेशन काम करती है। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि अगर कैलकुलेशंस में हम बात करें, आज हमारे पास बहुत स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हम इतने अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं, उसमें कई सारे प्रोसेसर्स एक साथ चलते हैं और कई सारी फंक्शंस, कैलकुलेशंस एक साथ चलती हैं। बट ऐसा पुराने ज़माने में नहीं था। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स था वो बहुत बेसिक कैलकुलेशन ही कर पाता था, उसके बेसिक रिजल्ट्स ही दे पाता था। बट एक्चुअली क्या है बच्चे, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या कहानी होती है, क्या कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब बात करते हैं कंप्यूटेशन की और हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, तो हमको ये सोचना पड़ता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किस तरीके से यूज़ करें जो वो हमारे कंप्यूटेशन में काम आए। समझ में आ रहा है बच्चे? कंप्यूटेशन में काम आए, कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशंस में। वो कंप्यूटेशन अगर हाई लेवल की हो जाएगी तो हमारा हाई एंड डिवाइस बन जाएगा, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह। लो लेवल की कंप्यूटेशन है तो सिंपल कैलकुलेटर वगैरह हो जाएगा। समझे बच्चे? सिंपल वॉच हो जाएगी, घड़ी, डिजिटल घड़ी हो जाएगी। डिजिटल घड़ी सबसे छोटा कंप्यूटर टाइप ही तो होती है। उसमें क्या होता है, उसमें भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं सारे के सारे, कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन से काम करती है, कैसे डिजिटल घड़ी में नंबर डिस्प्ले होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है कि कैसे उसको जो चिप है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो चलो अच्छे डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, चालू करें। देखो बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने बात की मेटल्स की, मतलब कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की, सेमीकंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स की कुछ बेसिक एग्जांपल देखें तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये मेटल्स और कंडक्टर्स में मोस्टली होते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर का एग्जांपल देखें तो मेटल्स जो हो गए, आयरन, गोल्ड, सिल्वर हो गया। इंसुलेटर का एग्जांपल देखें तो कार्बन हो गया, या कुछ और मटेरियल भी हम इंसुलेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल पे अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। सेमीकंडक्टर में मोस्टली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, जैसे कि अब कई बच्चे कहते हैं कार्बन में 4 होता है, बट एक्चुअली कार्बन सेमीकंडक्टर हो सकता था, बट उसको काउंट नहीं करते हैं। किन कारणों की वजह से नहीं करते हैं बताते हैं बच्चे। बट कार्बन के नीचे जो कार्बन की लाइन होती है ना बच्चे, कार्बन के नीचे क्या क्या आता है पता है आपको? सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब में भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑल्दो कार्बन को भी सेमीकंडक्टर में काउंट किया जा सकता था। अब मेरे लिए तो मैं भी कई बार तक कार्बन को सेमीकंडक्टर मान सकता हूँ, बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, फिर भी कार्बन सेमीकंडक्टर की लिस्ट से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है, जो हमने अभी रेंज लिखी थी, उस रेंज से जो सेमीकंडक्टर की रेंज से वो बाहर हो जाता है, वो थोड़ा इंसुलेटर की रेंज में एंटर कर जाता है। तो इसलिए एक्चुअली क्या है कि देखो, अगर हम एक तौर पे माने कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर इस बेसिस पे माने तो उसको सेमीकंडक्टर ट्रीट कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से हमने डिवीजन किया हुआ है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर का,
तो उस डिवीजन के बेसिस पे, कौन से बेसिस पे डिवीजन किया, ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो अगर हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे जो डिवीजन देखते हैं उस बेसिस पे हम उसको इंसुलेटर ही मानते हैं, क्योंकि उसकी जो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर की रेंज में ही लाई करती है। समझे या नहीं समझे इस बात को? ठीक है। तो देखो बच्चे, जैसे हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब एक्चुअली क्या है, ये तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। अभी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो एक सिंपल एलिमेंट हो गया सिलिकॉन जर्मेनियम। कई कंपाउंड फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर होते हैं। कंपाउंड मतलब जैसे बच्चे समझे, आप दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। बट बस ये है कि लिमिटेशन क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की रेंज में आनी चाहिए, वो कंपाउंड हो। जैसे बच्चे पूछते हैं सर क्या कंपाउंड हुआ, जैसे गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड हुआ, गैलियम और आर्सेनाइड, आर्सेनिक से बना है गैलियम आर्सेनाइड। अब ये क्या है कि ये कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, बट इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी उसी रेंज में लाई करती है जो सेमीकंडक्टर की होती है। क्या क्या एग्जांपल है नोट्स में दिए हुए बच्चे, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे नोट्स में दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो हमने मेनली क्लासिफिकेशन देखी थी कंडक्टिविटी की और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। एक और टाइप से क्लासिफिकेशन की जाती है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की, वो होता है ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। अभी एनर्जी बैंड गैप क्या होता है ये समझाते हैं बच्चे हम आपको। सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जब हम कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उनकी क्लासिफिकेशन उनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेसिस पे भी करते हैं। एक और टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। जब मैं ये टर्म यूज करता हूं तो बच्चे कहते हैं सर हमें रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में तो पता है क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, बट हमने एनर्जी बैंड गैप के बारे में कभी नहीं पढ़ा है। तो बच्चे एक चीज ध्यान हो, इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वही इजिली बाहर आ सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स इजिली बाहर नहीं आ सकते। ऐसा हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, देखो अगर कभी कंडक्शन की बात की जाए तो कंडक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बाहर आके कंडक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे, करंट को फ्लो कराने में हेल्प करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही ना निकले तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, या बहुत कम निकले तो करंट फ्लो बहुत कम करेगा, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ही नहीं। तब क्या होता है बच्चे, सारी कहानी ये होती है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में फर्क किस चीज का होता है। इंसुलेटर और कंडक्टर्स में फर्क इस चीज का होता है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इजिली होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं। अब देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो हमारा ये सिस्टम है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, वैलेंस शेल से बाहर निकल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब तक ये अंदर है तब तक ये क्या कहलाता है, जब तक अंदर है तब तक क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब ये निकलता है तो उसको निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, बिना एनर्जी के ये नहीं निकल सकता है। कोई ना कोई एनर्जी, किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी मिलेगी तो ही तो बाहर निकलेगा। जैसे मान लो वोट के लिए आजकल नेता किसी न किसी तरीके का प्रलोभन देते हैं आपको, कोई दारू दे देगा, बंदा कहेगा भाई कुछ तो तभी हम तुम्हें वोट देंगे। यहाँ तो कोई अपनी सुविधाएं मांगेंगे, जैसे पानी बिजली मांगेगा, एजुकेशन मांगेगा, या कोई जिसे को दारू चाहिए होगी वो दारू मांगेगा। तो एक्चुअली क्या है कि उसकी भी डिमांड है, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उसको कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर्स के केस में उसको कम एनर्जी चाहिए होती है बाहर निकलने के लिए, और इंसुलेटर्स के केस में उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, हम एक काम करते हैं, हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। अब ये क्या है, VB और CB। एक्चुअल में क्या है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अभी अंदर है, बाहर नहीं निकला, तो हम कहते हैं वो वैलेंस बैंड में है। अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए तो जंप करके कहाँ चला जाएगा, वो कंडक्शन, मतलब बाहर आ जाएगा, कंडक्शन करने में लग जाएगा तो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। समझे बच्चे? बट उसके लिए उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के लिए ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो करीब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लाई करता है फॉर कंडक्टर्स EG
इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। इसका क्या कारण है? एक्चुअली क्या होता है, 0 होता नहीं है बच्चे, बट 0 हो जाता है। होता और हो जाता का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे एक्चुअल में क्या है कि रियलिटी में जो कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है, बट हमको वो देने की जरूरत नहीं मिलती, उसको कोई और दे देता है। अब ये देने वाला कौन है? एक्चुअल में क्या है कि रूम टेम्परेचर की हम बात करें तो रूम टेम्परेचर करीब करीब कितना केल्विन होता है? अप्रॉक्सीमेटली बच्चे हम मान लेते हैं 300 केल्विन के आसपास। मान लो अभी इस रूम में टेम्परेचर 300 केल्विन या 305 या जो भी केल्विन आसपास होगा, उसके आसपास मान लो, 300 से नीचे थोड़ा मान लो। तो इस टेम्परेचर पे इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी मिल जाती है। कौन सी एनर्जी? थर्मल, हीट की फॉर्म में, क्योंकि 300 केल्विन कम टेम्परेचर नहीं है थर्मोडायनेमिक स्केल पे। किस स्केल पे? थर्मो। हमारे स्केल पे तो हमको कम लग रहा है, बट थर्मोडायनेमिक स्केल पे 300 केल्विन, 0 केल्विन से 300 ज़्यादा, तो काफ़ी ठीक ठाक टेम्परेचर है। इस पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मिल जाती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो रूम टेम्परेचर की जो एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, वो सफिशिएंट होती है। तो हम कहते हैं कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप। किस केस में? एट रूम टेम्परेचर। कब बच्चे? किस केस में? हाँ, ईजी एनर्जी गैप एट रूम टेम्परेचर। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कोई एनर्जी देने की जरूरत है या नहीं है? कंडक्शन बैंड से ओवरलैप करता है, मतलब कोई एनर्जी चाहिए नहीं होती है, ट्रांजिशन के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल आता है। गर्मी रूम टेम्परेचर पे इतनी गर्मी होती है, उस हीट की वजह से वो निकल जाता है, हमको कोई एनर्जी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। समझे बच्चे या नहीं समझे इस बात को? बोलो। क्या होता है जब हम लोग इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बैंड गैप होता है। तो अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सेमीकंडक्टर में करीब करीब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 0 से 3 तक का एनर्जी बैंड गैप एग्जिस्ट करता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर इज एनर्जी बैंड गैप बिटवीन 0 to 3, 0 से 3 तक होता है। मतलब हर अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकता है। अब ये जो फिनोमेना है टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, समझे बच्चे? जैसे मान लो अभी हम लोग जिस टेम्परेचर पे हैं, इधर सुनो बच्चे, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, अलग टेम्परेचर पे हो, तो हमें उतनी एनर्जी शायद ना देनी पड़े। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना है। और इंसुलेटर्स में आमतौर पे देखा गया है रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होता है। ये हमने बच्चे एक जनरलाइज केस दे दिया है, मतलब इसमें जैसे इंसुलेटर की बात करें तो सारे इंसुलेटर्स हो गए, एक इंसुलेटर नहीं, कितने भी टाइप के इंसुलेटर्स हो गए, उनके बारे में हमने बात कर ली है। या सेमीकंडक्टर में एक सेमीकंडक्टर नहीं, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सेमीकंडक्टर, इन सब की हमने एक तरीके से आपसे डिस्कशन कर ली है। तो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। अच्छा चलो बच्चे, इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन आ जाता है। देखो बच्चे, मान लो 0 केल्विन पे एक क्वेश्चन आता है, 0 केल्विन पे क्या कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे? नहीं होंगे। 0 केल्विन पे कंडक्टर्स में क्या इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे बच्चों? तो कोई टेम्परेचर ही नहीं है। क्योंकि 0, देखो आमतौर पे जो कंडक्टर्स होते हैं उसके सारे इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन बैंड में आपको दिखते हैं। बहुत मतलब कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो फंसे रहते हैं सारे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। बट 0 केल्विन पे उसको एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं, तो सारे के सारे कहाँ ही रहेंगे? अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे, अपने आप नहीं आएंगे। समझे बच्चे? ये समझे? तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चे इसके बारे में, ठीक है? आपने ये कंडक्टर